हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी न्यूटन से लॉज ऑफ मोशन की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की कि भाई फोर्स है क्या। क्या अभी तक नहीं देखा क्या? लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके देख के आओ एक बार, क्लियर होगी। उसी फोर्सेस को लगाएंगे। न्यूटन के टोटल 3 लॉ आए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों लॉज की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हम हर लॉ के बाद उसके न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करेंगे। क्लियर है? ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टोटल मैंने कहा था इस चैप्टर में हम 5 फोर्सेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी बात की थी? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं सर। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, टेंशन पढ़ चुके हैं। अब 2 फोर्स और बच गई यहाँ पे। कौन कौन सी? स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों भी बात करेंगे, तो उससे क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपके लिए क्या है, अभी तक पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख के आओ। चैनल को अभी भी हिट नहीं किया तो कर लो, और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो देख लीजिए। मटेरियल वहीं मिलेगा, डीपीपी आपको ग्रुप में मिलेगी। ठीक है? जिसको मेरी वीडियो स्लो लगती है थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर ले, क्योंकि मुझे मजा आता है सोचते सोचते लिखने में। रटा रटा लिखने में मजा नहीं आता कि कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, माइंड में चीज चलती है कि अच्छा ये यहाँ से आया था, फिर ये यहाँ से आया था, और इसी टाइप से मैं डिलीवर करता हूँ। क्लियर ना बच्चों? चलिए तो फिर आज हमारे पास एक टॉपिक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे आज। टोटल ही हम बड़े नहीं करेंगे, छोटे छोटे लेके चलते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात आज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का नाम भी यही रखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बात कर लेते हैं ये सर। तो सबसे पहले इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया आपके सामने रखी हुई टेबल अगर आप हिलाओगे नहीं, या मम्मी आपकी हिलाएगी नहीं, तो क्या वो हिल जाएगी? नहीं हिलेगी सर। अपने आप से कोई बॉडी हिल नहीं सकती, और ना ही अपने आप से कोई बॉडी रुक सकती है जब तक उस पर फोर्स ना लगाए। आपको कोई समय साइकिल पे पेडल मारे, कुछ देर बाद जाके साइकिल रुक गई, क्यों? आपने तो कहा मोशन में रहने वाली चीज मोशन में होगी। उस पर बेटा फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करते हैं। तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है बॉडी की, कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट change its direction and position until no external force, net force is applied on it. इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक, बेसिक प्रॉपर्टी। कहां से आई हमें नहीं पता, ये वर्ड बहुत बार सुनोगे। अंदर की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम बात नहीं करते कहां से। ड्यू टू विच, जिसके कारण वो है अपनी पोजीशन या डायरेक्शन को अपने आप से चेंज नहीं करती है। ठीक है? इंट्रिंसिक का मतलब है अंदर। जब भाई साइंस निकालते निकालते पहुंच जाती है कि इसके नीचे हमें नहीं पता, तो उसको नाम बोल देते हैं बेसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लिमिट है यहाँ पे साइंस की। अब इनर्शिया होता है सर, बनाने को 3 टाइप का मानते हैं हम। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। जैसे आप लेटे हुए हो तो मजाल उठ जाओ बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। वो एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है पापा लगाए या मम्मी लगाए, ठीक
ठीक है। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट पे रख दी तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है, ओके। जैसे कि हम कई बार सोचते हैं जब एक गाड़ी है वो आगे की तरफ चलती है, ये गाड़ी में मैं बैठा हूं, ठीक है, और गाड़ी अचानक से आगे बढ़ी तो क्या होगा, मेरा ये पूरा का पूरा ऊपर वाला शरीर है यह रेस्ट में था, रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, गाड़ी के साथ जो टच में हो मोशन में आ जाएगा, तो मैं पीछे गिर जाऊंगा क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट पे है, नीचे वाला मोशन में आगे निकल जाएगा, मैं पीछे गिर जाऊंगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये छोटे छोटे एग्जांपल 9th क्लास में करवाते हैं, वीडियो लेंथी होगी नहीं तो, कि अब अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने की चॉइस करेगी जब तक फोर्स ना लगे। अब यह बच्चों आपको थोड़ा सा ना डिस्टर्बिंग लगता होगा, सर हम तो साइकिल वाले पे बताइए पेडल मार के छोड़ते हैं वो मोशन में लेके आए, अब उसको किस में रहना चाहिए, मोशन में ही, लेकिन बच्चों उसमें फ्रिक्शन भी तो लगता है, ये भी बात सोच सकते। तीसरी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि बॉडी अपने आप से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब गाड़ी पे कीचड़ लगा हुआ है, गाड़ी का टायर है, यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, तो जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी देखो जहां पे कीचड़ छूटेगा वो उस पॉइंट से सीधा निकल जाएगा, अपने आप से वो डायरेक्शन टायर के साथ नहीं घूमेगा क्योंकि वो अपने आप से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। तो इनर्शिया फिर 3 टाइप का पढ़ना। अब इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, यह कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि जिसको मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटी पहले चैप्टर में की बात की थी, जिनको फिजिक्स के हिसाब से मेजर किया जा सके। मैं कहूँ अब अपने साथी से कितने प्यार करते हो या कितना गुस्सा हो, कितनी दुश्मनी है आपकी, उसको मेजर नहीं किया जा सकता ना, हम तो आइडिया दे सकते हैं, बहुत हूँ, कम हूँ, ज्यादा हूँ, मॉडरेट हूँ। तो इनसे फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स कहने का मतलब है इट कांट बी मेजर्ड, इट कांट बी मेजर, इसको मेजर नहीं किया जा सकता इनर्शिया को, बट इट कैन बी कंपेयर्ड, लेकिन दो बॉडी को कंपेयर कर सकते हैं, बट इट कैन बी कंपेयर्ड, इनर्शिया दो बॉडीज का हम कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेट मोर द मास ऑफ ए बॉडी मोर विल बी इनर्शिया, अगर बॉडी का इनर्शिया मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मैं कहूं एक साइकिल और एक ट्रेन में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसकी स्टेट चेंज करने में हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सर ट्रेन में, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया को एक और चीज है, ये चेंज नहीं होने देती भाई, अपने डायरेक्शन भी चेंज नहीं करने देती, मोशन है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में नहीं आने देती, रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में नहीं जाने देती थी। तो इनर्शिया को एक छोटी बात तो मैं कहूं तो मैं कहीं कहीं लिखा भी जाता है रेजिस्ट टू चेंज, चेंज को रेजिस्ट करने वाली, और इस चेंज को लेके आने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो जिसने नोट कर लिया नोट कर लीजिए, जिसने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं, मैं तो ऐसे करता था, स्क्रीनशॉट लेता था। अब यहां से बात करते हैं आगे। अब प्राचीन काल की बात है, डेफिनेशन आ जाती है अरिस्टोटले, फालेसी सिद्धांत है इसका। इसने कहा था अगर कोई बॉडी है और वो मोशन में है, बॉडी किसमें है, मोशन में है, और उसको मोशन में ही रखना है, टू कीप इन मोशन, टू कीप इन मोशन we have to apply external force, कि अगर कोई बॉडी बच्चों मोशन में है तो उसको सेम मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अरिस्टोटल का फॉलोसी थी, सिद्धांत था। हालांकि बहुत सारी जगह अरिस्टोटल गलत हुआ था, दिस इज रॉन्ग, ये सिद्धांत था, दिस इज
रॉन्ग, ये गलत था। एक्सपेरिमेंटली ये करके दिखाया, एक्सपेरिमेंटली ये जो रॉन्ग प्रूव किया गया था, ये किया था हमारे गैलीलियो ने। और इस गैलीलियो की थीसिस पढ़ के न्यूटन ने फायदा उठाया और दे दिए लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने दिया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ आई बात? अरिस्टोटल के मोस्टली से सिद्धांत दिए थे जो हमें ठीक लगते थे, एक नहीं दिया। जैसे वो जब बस आती है तो पेड़ पीछे घूमते दिखाई देते, इस टाइप के सिद्धांत थे। तो इसने बॉडी की मोशन के बारे में बात की कि अगर साइकिल पे पैडल लगाया हमने, तो अब उसको मूव करते रहने के लिए हमें लगातार पैडल लगाने पड़ेंगे। वी हैव टू सप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन एक्सपेरिमेंट किए गैलीलियो ने बॉल का कभी ऊपर से गिराया कभी नीचे से, और बता दिया ये गलत है। किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स लगा रखने की जरूरत नहीं है। इसी की थीसिस पढ़ के न्यूटन ने अपना पहला लॉ रख दिया और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखते हैं पहला लॉ क्या था एक बार। मैं जानता हूं मेरी रेटिंग बहुत खराब आ रही है, तो हेडिंग बना लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या फोर्स का एक फार्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स का, वो होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। और मैं स्केलर वेक्टर में नहीं जा रहा हूं अभी, वरना दोनों वेक्टर है एक्सेलरेशन भी और फोर्स भी। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ बॉडी किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट एक्सटर्नल फोर्स है मेरा, वो क्या हो जाए, जीरो। ये दो सिचुएशन में हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जरूरी नहीं है फोर्स लगे ही ना। इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा दीजिए, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा दीजिए, दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन की बात कर रहा है। बैलेंस में ना तो वेलोसिटी चेंज होगी ना ही स्टेट चेंज होगी। तो अगर इक्विलिब्रियम में है यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एम ए की मल्टीप्लाई भी क्या आनी चाहिए बेटा, जीरो, क्योंकि एम ए तो था एफ एक्सटर्नल। अब किसी भी बॉडी का मास तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि मैटर वही चीज होती है जिसका मास हो। तो मास जीरो नहीं होगा तो क्या चीज जीरो होगी बेटा, यहां से एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है सर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम जीरो। टाइम उधर मल्टीप्लाई में जीरो, यानी v माइनस यू बराबर है जीरो, यानी v इज इक्वल टू यू। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो फाइनल भी किस पे रहेगी, वो रेस्ट पे थी। क्या कहा, इफ u जीरो है यानी रेस्ट पे है, तो v भी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और u अगर कोई कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो v भी 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी, यानी अपने आप से अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। यही न्यूटन का पहला लॉ है, और इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया वाला लॉ, क्योंकि इनर्शिया ने भी यही कहा था अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो उसी मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सेलरेशन नहीं शो करेगी। कब तक, जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या हो, जीरो। तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन and direction if f external is zero। अगर एक्सटर्नल में फोर्स ना ही लगाऊं तो मेरी बॉडी अपने आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकती है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, कुछ एग्जांपल्स कर ले फैसला के।
क्लियर हो गया। हम बात करेंगे हम बैलेंस फोर्सेस की। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगे ही ना, देखो दो टाइप से बात कर सकता हूं मैं, एक होते हैं बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या क्या कर सकते हैं दोनों, देखिए सर एक ब्लॉक है, मैं इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, नेट फोर्स क्या होगा इस पे, 0। अनबैलेंस की सिचुएशन देखते हैं सर, इधर से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, नेट बॉडी इधर मूव करने लग जाएगी, ठीक है। अब बैलेंस फोर्स में अगर वो रेस्ट पे है तो किसमें रहेगी, रेस्ट में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही हो। अगर वो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, यहाँ पे दोनों चीजें। बैलेंस फोर्स में हाँ शेप बदल सकते हैं बॉडी की, एक हो सकता है वो सारी तरफ से क्या हो जाए, पुश करके उसकी शेप हम बिगाड़ सकते। क्लियर हुई बात बेटा, हाँ या ना, रख कर दो इसको, पक्का नोट कर लिया तो कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में, कुछ दे रखा है डायग्राम, सर ये रिजिड स्ट्रेस है, इस पे एक बॉडी लगा दी मैंने 2 kg की, इसके साथ एक और बॉडी लगा दी मैंने 5 kg की। टेंशन निकालो, क्या निकालो, टेंशन। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if the system is in इक्विलिब्रियम, यानी एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 है, तो अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेंगे, मोशन में तो मोशन में, तो लटकाए हुए हैं तो रेस्ट पे है तो कैसे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। अब बीडी बनाइए, कल सिखाया था अब बीडी का, फिर से रिवाइज करवा देता हूं सर। इसको अब बीडी बनाते हैं, पहले बॉडी को एक पॉइंट मानिए, उसके बाद जो भी फोर्सेस पे लग रहे होंगे बॉडी पे वो रिप्रेजेंट कीजिए। तो बॉडी को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, किससे, हम जी, अर्थ खींचेगी ना नीचे, हम कितना है मास 5 × g, पहली बॉडी का, ये धागा इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। टेंशन बता रखे आप बच्चों, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है तो टेंशन ऊपर की तरफ खींचेगी सर, इतनी बात क्लियर हुई। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, एक हिल नहीं रही, हिल नहीं रही का मतलब है ऊपर वाला फोर्स किसको बैलेंस किया हुआ है, नीचे वाले को, दोनों इक्वल है सर, तो T = 5g और g की वैल्यू 10 है तो 50 न्यूटन। हम 10 ही लेके चलेंगे ताकि न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। टेंशन निकल गई, क्या दोनों रस्सियों में टेंशन सेम होगी, नहीं सर, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन भी चेंज। तो इसकी टेंशन T है, इसकी टेंशन मान लेता हूं मैं T1 होगी सर। तो जरा इस बॉडी का अब बीडी बनाते हैं सेकंड का, इसको नीचे कौन खींच रहा होगा सर, एक तो इसका मास ग्रेविटी के कारण mg, और टेंशन देखें तो यहां पे भी तो धागा है, टेंशन लगती है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो T नीचे भी लगेगा, तो सर एक T इस पे नीचे लगा देते हैं और T डैश कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, T1। इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है बस, तो T1 = क्या हो जाएगा सर, T + mg, ऊपर वाली फोर्स किसकी इक्वल होनी चाहिए, नीचे वाली फोर्स, तो ये बॉडी नहीं हिलेगी। T की वैल्यू मेरे पास 50g सर, प्लस मास कितना है 2, g की वैल्यू 10, T1 की वैल्यू क्या आ गई 70 न्यूटन। क्लियर हुआ, चलो ये क्वेश्चन आप करो। ये रिजिड सरफेस है बच्चों, यहां एक ब्लॉक को बांध दे रखा है मैंने, 5 kg मास है और यहां पे भी सरफेस है। और ये एंगल मेरे पास 37 डिग्री है। अब बताओ, दोनों थ्रेड है, टेंशन कितनी होगी इसमें भी और इसमें भी, जल्दी बताओ, कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, निकालो। ये पहला पार्ट था, दिस इज द सेकंड पार्ट।
पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। क्या करें, पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं बॉडी मास। पहले ट्रायंगल सीखो, 37 वाली ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। अब यहां पे अगर एंगल 37 है, सुन लो ध्यान से, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी साइड होगी 3। हाइपोटेनस हमेशा ही सबसे बड़ा होता है 5 और ये साइड निकलेगी 4 और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 53। अगर तुम्हें ये एंगल 53 देता तो 53 के सामने आप 4 लिखते। देखो 53 के सामने 4 आया हुआ है। समझ में आई बात बच्चों? तो इस ट्रायंगल को ज्यादा जरूरी है। पहले देखते हैं पॉइंट मास बनाता हूं सर इसको 5 kg। mg कहां लगेगा? बिल्कुल नीचे की तरफ 5g कर दूं भाई। mg तो लगेगा इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। यहां से बात करते हैं, टेंशन ऊपर लगेगी सर, ये लो सर टेंशन ऊपर लगेगी और एक टेंशन इधर भी लगेगी। इसको मैं T1 बोल दूं, इसको क्या बोल दूं मैं T2। तो ये T1 है और ये क्या मेरा T2 है। अब तीनों फोर्स है, तीनों कॉन्करेंट फोर्स है, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो कौन सी फोर्स हो गई? कॉन्करेंट फोर्स। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा? फोर्सेस को सर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करना पड़ेगा, या तो x और y। इसी फोर्स के दो कंपोनेंट बनाता हूं मैं, ये इस फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, दिख रहे हैं बेटा? ये 37 है तो ये भी क्या होगा बेटा 37 भी। ये दोनों लाइंस है आपको कैसी दिख रही है? पैरेलल। ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल हुआ 37। तो 37 है तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा सर? T1 cos 37 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1 sin 37। इज इट क्लियर? बस अब तो हलवा है। अब इसका काम खत्म, इसके तो दो कंपोनेंट बना लिए थे, इसका तो कोई काम करेंगे नहीं। ये वाला होगा इसके इक्वल, ये वाला होगा इसके इक्वल, यानी T1 sin 37 शुड बी इक्वल टू 5g। T1 sin 37 की वैल्यू बताओ जरा, क्या होता है पंडित? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 इज इक्वल टू 50। तो यहां से T1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 250/3 न्यूटन। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट साइड जो फोर्स लग रहा है किसके इक्वल होगा? राइट साइड के। तो T2 इज इक्वल टू T1 cos 37। T1 मेरा आया सर 250/3 cos 30। cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस सर 4/5। 5 से किस पे जाएगा सर? 50 50 200, क्या आएगा? 200/3 न्यूटन। जी क्लियर? वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन आप भी करोगे क्या? समझ में आ बच्चों? वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अब बीडी जरूर बनाया करो बॉडीज का, इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में तो जरूर। अब बीडी का सीधा सा काम था सर, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा देख के आओ कैसे बनता है। इस बार ये कोई सरफेस है, दो रस्सियां ली मैंने और टाई कर दिया। ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है और इसका मास ले लिया 3 kg। अब आपको पता है अवे फ्रॉम लगेगी, बॉडी से तो अवे ही जाएगी, और दो स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होंगी? दो। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। निकालो T1 T2 की वैल्यू, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, पहले देखें तो सही, वीडियो को पॉज करो, निकाल लो, उसके बाद हम चलते हैं। चलो इसका आप वीडियो बनाते हैं। 3 kg पे मास नीचे की तरफ लगा सर 3g। T1 कहां लगा? इधर लगा सर T1। T2 लगा इधर। तीनों कैसे फोर्स हैं? कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, एक ही पॉइंट से जन्म लिया सर तीनों। हम क्या करते हैं? दो कंपोनेंट्स में लेके आते हैं, एक x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ये एंगल 30 है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 30, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? T1 sin 30। T2 को दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, ये एंगल 60 है तो ये T2 cos 60 और ये वाला क्या हो जाएगा? T2 sin 60। बस
इक्विलिब्रियम है सर, तो लेफ्ट वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? राइट वाला। यानी T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। T1 cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू T2 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। T2 की वैल्यू आई सर √3T1, इक्वेशन नंबर पहले। लेफ्ट वाले फोर्स को किसने बैलेंस कर दिया बच्चों? राइट। अब इनका काम हो चुका है कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद। नीचे वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा सर? ऊपर वाला। बैलेंस कंडीशन है तो बताओ ऊपर क्या लग रहा है? T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू mg क्या है? 3g, g की वैल्यू 10 ली 30। वैल्यू पुट करते हैं। T1 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस T2 की जगह सीधा लिख दूं मैं √3T1, डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, बाद में लिखोगे आप। sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 30। 2 12 से हम आगे इधर 60 बनेगा, √3 3T1 प्लस T1 कितना हो जाएगा? 4T1 इज इक्वल टू 60। तो T1 इज इक्वल टू आएगा सर 15 न्यूटन, जिसका आंसर आया था वेरी गुड। और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 आपका हो जाएगा सर √3 इंटू 15, या मैं कहूँ 15√3 न्यूटन। क्लियर हुआ? आया ना? आया मजा? चलो कुछ और मजे लेते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। मैं रब कर रहा हूं इसको। इस बार न्यूमेरिकल में काम करते हैं, एक चीज निकालो वाली टेंशन। फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है? फाइंड, दो काम करते हैं, एक काम करते हैं इस बार दो चीजें निकलवाते हैं। फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम कुछ ऐसे है, ठीक, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये आपका ब्लॉक रखा है यहाँ पे। इस ब्लॉक को एक रस्सी से बांध दिया है किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ। ये एंगल थीटा है, समझना है बात को। इसका वेट है मास है, वेट का मास है। तो इस पे टेंशन क्या लगेगी सर? ऑफ कोर्स रस्सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जरा इसका अपबीडी बना के देखते हैं सिचुएशन क्या है ये। कौन कौन से फोर्स है भाई? इक्विलिब्रियम में तो क्या कहा था? अपबीडी बना लो, सारे फोर्स को शो कर लीजिए आप। मजा तब आएगा ना, सारे फोर्स को शो कर लेंगे। सर mg बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। इतनी बात क्लियर होगी? जी सर बिल्कुल क्लियर हो। अब दोनों सेम नहीं है तीनों, तो सर पंगा होगा। यहां एंगल नहीं दिखता, मैं थोड़ा सा एंगल दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। अब वीडियो बनाते हैं सर। यह मास था, इसको पॉइंट से डिनोट कर लूं, कोई बड़ा तो नहीं है भाई, पॉइंट ही डिनोट करना। mg सर नीचे है, ये थीटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, बिल्कुल होगा सर। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा टेंशन क्या है सर? बिल्कुल अलोंग द स्ट्रिंग, ये रही सर टेंशन T। इतनी बात समझ में आए? चलो अब अगर mg की बात करूं तो मुझे बच्चों ये बताओ, ये अगर एंगल थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल क्या होगा इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में? सिर्फ इतना देखो 90 डिग्री। ये 90 प्लस थीटा है, तो बच गया क्या हो जाएगा ये सर? 90 माइनस थीटा। हाँ भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तीसरा एंगल निकाला, दोनों एंगल माइनस कर दो 180 में से, तो 180 में से 90 गए तो 90, थीटा और माइनस कर दी। अब नॉर्मल रिएक्शन किधर एक्ट कर रही थी सर? परपेंडिकुलर।
यानी ये पूरा का पूरा एंगल आपका नॉर्मल 90 का होना था, ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बच गया आपका थीटा। क्लियर हुआ? यानी मैं नॉर्मल रिएक्शन को आगे एक्सटेंड करता हूं इस डायरेक्शन में mg के साथ, तो ये आता है मेरा थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगेगा mg sin थीटा। इसको निकालना जरूरी है। mg 90 डिग्री पे है, नॉर्मल रिएक्शन पहले देखो थीटा 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ट्रायंगल होगी खत्म। नॉर्मल रिएक्शन 90 का बनाती है, इधर 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। बस अब तो टेंशन निकाल लिए, क्या दिक्कत है सर? लेफ्ट वाला राइट इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन हो जाएगी सर mg sin थीटा, मुझे m और थीटा दे दो मैं निकाल दूंगा, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी mg cos थीटा। हलवा सवाल हो जाएगा। करें क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है। फाइंड टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड थीटा, तीनों चीजें निकालते हैं। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या है, ये लो सर, ये लो सर 90 डिग्री है, यहां एक ब्लॉक रखा है और यहां बंधी हुई है पुली। ये ब्लॉक से धागा इधर आता है, ये बॉडी है 3 kg की और ये है मेरे 5 kg का। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बेटा, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है। फाइंड थीटा, पोज करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर बात करते हैं। पोज कर लिया, ट्राई कर लिया, कमेंट कर दो। चलो देखते हैं सर अब वीडियो बना के। मैं ट्रायंगल जानबूझ के बना रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहीं पे कर लेंगे बाद में। आपको सर अलग से क्यों बनाता हूं भाई, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। 5 kg के साथ क्या हो रहा है देखते हैं सर। टेंशन इसको ऊपर खींच रही है सर, इसको भी टेंशन कहां खींचेगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगी सर। हमेशा धागा चेंज नहीं हुआ, टेंशन चेंज नहीं होगी। इस पे ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ हो जाएगा mg, और कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो यहां से इक्वेशन मिलेगी सर टेंशन इज इक्वल टू 3g, या टेंशन इज इक्वल टू 30 न्यूटन। g की वैल्यू 10 लेके चलते हैं तो बात खत्म हुई। सेकंड 5 के साथ क्या हो रहा है देखिए, ये एंगल थीटा है। मैं फिर से क्या करता हूं, एक बार तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन ड्रा करता हूं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। mg क्या लगेगा, इस पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर डालो सर mg 5g, क्योंकि 5 मास था बॉडी का, 5 kg की मास है ना, ठीक है। अब क्या ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों 90 डिग्री, तो ये इतना एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का टोटल एंगल कितना होता है 90, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो बच गया कितना, ये वाला क्या बचेगा सिर्फ थीटा। ऐड करके देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा का एंसिल 90, ये तो बात कर रहे हैं सर 90। तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा 5g का कोस थीटा, और नीचे की तरफ कौन सा आ जाएगा 5g साइन थीटा। बस बात खत्म। t इज इक्वल टू टेंशन को कौन बैलेंस करेगा 5g साइन थीटा। टेंशन की वैल्यू क्या है आपके पास 30 इज इक्वल टू 550 साइन थीटा, 0 से 0 साइन थीटा की वैल्यू आई सर 3/5। जब भी 3, 4, 5 में से कोई वैल्यू आए तो ट्रायंगल बना लिया करो अपने वाली, ठीक है। अरे यार राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करो भाई। अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे 3 लो, हाइपोटेनस 5, 4, 3 छोटी साइड है तो छोटा एंगल होगा 37, याद रखने का तरीका। तो साइन थीटा 3/5 कहां होता है जब थीटा कितना हो 37 डिग्री। थीटा निकाल दिया बच्चों, टी भी निकाल चुके हैं हम पूरा। नॉर्मल रिएक्शन यहां से आएगी बेटा, ये वाला कंपोनेंट। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी
5 इंटू 10 इंटू कोस 37। कोस 37 की कोई वैल्यू बताएगा मुझे? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, 5 से 5 गया, कितना आया सर? 40 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, लास्ट न्यूमेरिकल कीजिए, उसके बाद आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे, फिर 2 गप्पे लगा लेंगे। जैसे क्लास में होता है ना गप्पे लगाने के बाद, इन न्यूमेरिकल्स को जरूर ट्राई करो, नहीं होते हैं तो वीडियो को बार बार देखो। सेकंड लॉ की बात हम कल करेंगे, फर्स्ट लॉ की बात आज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बड़ा सा ब्लॉक रखा है सरफेस के ऊपर, इसका मास है m, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है जिसका मास है स्मॉल m। तो मुझसे कहता है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, सारी जितनी भी है, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? पहला 2 ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगी? सेकंड, लोअर ब्लॉक एंड सरफेस, इस और इसके बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है सर, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इफ सिस्टम हिला देंगे सर, हाँ वही जो आप लोग सोच रहे हो सर, इक्विलिब्रियम में है, यानी एफ एक्सटर्नल क्या है मेरे पास? 0। ये नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल लगी नहीं रही है। चलो अब बीडी बनाओ, इक्विलिब्रियम बताया था, अब बीडी कैपिटल एम वाले का बनाओ जरा, कैपिटल एम वाले का, इसको ग्रेविटी अपने पास खींच रही होगी, बिल्कुल सर। सरफेस इसको कहां, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दे रखी होगा, हाँ यार ठीक है सर। ये दोनों ब्लॉक भी तो टच में है आपस में, तो ये वाला ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और बड़े वाला इस पे नॉर्मल रिएक्शन, यानी बड़े वाला इसको N2 दिया तो ये भी वापस क्या देगा? N2। ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, एग्जिस्टिंग पेयर्स, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन देंगे। तो एक्चुअली कैपिटल एम पे क्या लगा सर? कैपिटल एम का एम जी नीचे लगा और N2 जो कि ऊपर वाले ब्लॉक ने लगाया है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन हुआ? सिर्फ N1। यहां से क्वेश्चन आ गई, N1 इज इक्वल टू N2 प्लस M इंटू जी। ओके सर, ऊपर वाले ब्लॉक का आप बीडी देखते हैं इसका। सर ऊपर वाले ब्लॉक को ग्रेविटी ने नीचे खींचा होगा, एम जी लो सर, ठीक है, छोटा एम छोटा जी। इस पर नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाई हुई? इस ब्लॉक ने, कितनी? N2। तो यहां से दोनों इक्विलिब्रियम में हिल नहीं रहा, तो N2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? mg। पुट कर देंगे तो N1 इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, m प्लस कैपिटल mg कॉमन आ गया। ये N1 है जो ग्राउंड ने लगाई है, ये जो ब्लॉक के बीच में लग रही है। दैट्स इट, आज का खेल खत्म। तो बताइए कैसा लगा लेक्चर, कमेंट कीजिएगा। समझ में आया है, नहीं आया है तो भी कमेंट करके मुझे बताओ, ग्रुप में डालो कि सर कौन सा पार्ट मैंने जल्दबाजी में करवा दिया, उसको या रिपीट करने की नीड है या थोड़े से शॉर्ट्स भी डालने की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल जरूर रखिए।